नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, कसे आहात? मी आज 7वीच्या विद्यार्थ्यांना विलासगीते या लेखकांनी लिहिलेला पाठ 14वा अप्पाजींचे चातुर्य हा शिकवणार आहे। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को लेसन नंबर 14 अप्पाजींचे चातुर्य, लेखक है विलास गीते, इस पाठ को पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का हिंदी में अनुवाद इस तरह से है। खूब जूनी गोष्ट, आप लोगों को कहानियाँ तो बहुत अच्छी लगती है। जब देखो तब आप लोग छुट्टियों में कहानियों की किताबें पढ़ते हो, या घर में जब जाते हो तो अपनी दादी को, दादाजी को, मम्मी को कहते हो कि हमें कोई कहानी सुनाओ। तो इस तरह से ये एक कहानी है जो मैं आज तुम लोगों को सुनाने वाली हूँ। खूब जुनी गोष्ट, बहुत पुरानी बात है। विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराव राज्य करत होते। विजयनगर में वहाँ पर कृष्णदेवराय यह राज्य करते थे। त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी। उनके प्रधान जी का नाम था अप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। अप्पाजी बहुत होशियार थे, चतुर होशियार थे। उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते और उत्तर के तरफ कलिंग राज्य था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले, उस राज्य के, कौन से राज्य के? कलिंग राज्य के राजाला वाटले, उस कलिंग राज्य के राजा को ऐसे लगा एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। एक बार अप्पाजी की होशियारी भी मैंने भी देखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कृष्णदेवराय को संदेशा भेजा कि तुम्हारे जो प्रधान जी है कितने होशियार है, मैं भी देखूं। तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। तुम कलिंग के राज्य ने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो है, कौन से राज्य में? विजयनगर, बहुत अच्छी गोभी होती है, तो ऐसे मैंने सुना है। त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा है। उस गोभी का स्वाद लेने की मेरी बहुत इच्छा है। माझ्यासाठी काही गोभी पाठवाल का? मेरे लिए कुछ गोभी भेजोगी क्या? कलिंगच्या राजाला गोभी पाठवण्याची कृष्णराय देवरांना इच्छा होती। कलिंग राजा को गोभी भेजने की कृष्णदेवराय की इच्छा थी, पण ते पाठवणार कैसे? लेकिन वो कैसे भेजेंगे? त्या काळी आजच्यासारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। भाई, एक राजा ने दूसरे राजा को क्या मांगा है तो गोभी, और उसके पीछे क्या राज है ये आगे पता चलेगा। तो कृष्णदेवराय की तो इच्छा थी कि कलिंग के राजा को जो है गोभी भेजने, लेकिन कैसे भेजेंगे? उस समय ऐसे, आज के समय हम देखते हैं कि बहुत सारी साधन हैं आने जाने के लिए। उस समय इतने साधन नहीं थे, तो ती वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यातून। जहाँ जाना है वहाँ पर बैलगाड़ी से जाते थे। बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोहोचायला 3 महीने लागतील, पण लेकिन बैलगाड़ी से यदि जाना है तो 3 महीने लगेंगे कलिंग राज्य में पहुंचने के लिए। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। यदि हमने कितनी भी ताजी गोभी यहाँ से भेजी तो 3 महीने में वो तो बहुत सड़ जाएगी। आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। अपने मन के ये विचार उन्होंने जो है अप्पाजी को, प्रधान जी को बताया कि भाई, कलिंग के राजा ने गोभी मांगी है, भेजना तो है, लेकिन कैसे भेजे? ताजी ताजी गोभी उनको कैसे मिले? 3 महीने उनके राज्य में लगेंगे बैलगाड़ी से जाते हुए। 3 महीने में क्या हालत होगी, गोभी की सारी सड़ जाएगी। तो उन्होंने अपनी शंका जो थी मन में, उनको अप्पाजी जो थे, उनके प्रधान जी, उनको बताई। अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? प्रधान जी जो थे उनके अप्पाजी, उन्होंने कहा उसमें क्या कठिन है? एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा। एक बैलगाड़ी लेते हैं, बैलगाड़ी को बैठने के लिए थोड़ी सी जगह रखते हैं और बाकी सारे बैलगाड़ी में क्या करते हैं? मिट्टी डाल देते हैं। त्या मातीत कोबीचे बी पेरा, उस मिट्टी में गोभी का बीज डाल देते हैं।
रोज गोबीच्या रोपांना पानी देत पुढे जायला गाड़ीवानाला सांगा। और हर रोज भाई गाड़ीवान को बता दो कि हर रोज तुम जैसे जैसे जाओगे आगे आगे पानी देते रहना उस बीज को। किसके बीज को? गोभी के बीज को। गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत गोभी तयार होतील और गाड़ी जब कलिंग राज्य में पहुंचेगी तो गोभी तयार हो जाएगी और ताजी ताजी गोभी हम राजा को दे पाएंगे। राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्या कोबीच्या पिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली। राजा ने अप्पाजी की बात मानी। उन्होंने गाड़ी में मिट्टी भरी, गोभी की बीज डाले और कलिंग राज्य की तरफ गाड़ी को रवाना किया। गाड़ीवान प्रवासात रोज गोबीच्या रोपांना पानी देत होता। गाड़ीवान हर रोज उस गोभी के जो बीज बोए थे उसको पानी देता था। 3 महीन्यांनी ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचली। 3 महीने के बाद में वो बैलगाड़ी जो है कलिंग राज्य में पहुंची। कलिंग राजाला त्याची कोबी मिळाली। त्याला आनंद वाटला। कलिंग राजा को बड़ी ताजी ताजी कोबी देखकर आनंद हुआ। अप्पाजीचे कौतुक वाटले और उनको अप्पाजी का बड़ा प्रशंसा करने लगे कि सचमुच ये तो बहुत होशियार है प्रधान जी। अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी, अप्पाजी की और एक परीक्षा लेंगे ऐसे उनके मन में आया। त्याने एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ति मागवल्या म्हणाले। उन्होंने एक जैसी 3 मूर्तियां मंगाई और उन्होंने कहा या तीनही मूर्ति दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ति निकृष्ट आहे। ये तीनों जो मूर्तियां हैं इनमें ये तीनों भी एक जैसी है, देखने के लिए बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इसमें से एक निकृष्ट है और दूसरी मध्यम दर्जाची आहे और दूसरी जो है मध्यम दर्जा की है आणि तीसरी उत्कृष्ट आहे और तीसरी उत्कृष्ट है। या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। ये एक समान दिखने वाली सारी मूर्तियां जो है इसमें से तीसरी उत्कृष्ट कौन सी है ये मेरे को बताना है। 3 मूर्तींमधील कौन सी उत्कृष्ट है, 3 मूर्ति में से कौन सी उत्कृष्ट है मेरे को बताना है। त्यांच्यामधील फरक इतर कोणाला ओळखता येईना। आज तक उन तीनों में से किसी ने भी फर्क नहीं समझा था कि कौन सी निकृष्ट है, कौन से मध्यम है और कौन सी उत्कृष्ट है। अप्पाजी म्हणाले मी सांगतो फरक। अप्पाजी ने कहा कि हाँ मैं बताऊंगा फरक। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली। उन्होंने तार ली, ती एका मूर्तिच्या कानात घातली। उन्होंने क्या किया, एक मूर्ति के कान में वो तार डाली। ती एका मूर्तिच्या कानात घातली, तेथून ती तार मूर्तिच्या तोंडातून बाहेर पडली। उन्होंने उस मूर्ति के कान में तार डाली तो वो मुंह से बाहर निकली। किसने तार डाली? अप्पाजी ने। पहली मूर्ति के कान में तार डाली तो मुंह से बाहर निकली। अप्पाजी म्हणाली ही निकृष्ट आहे। अप्पाजी ने कहा कि ये मूर्ति जो है निकृष्ट है। नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तिच्या कानात घातली। उसके बाद में, नंतर मतलब बाद में, अप्पाजी ने जो दूसरी मूर्ति थी उसके कान में तार डाली। ती तार त्या मूर्तिच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। वह तार दूसरे कान में से बाहर निकली उस मूर्ति के। अप्पाजी म्हणाली ही मध्यम दर्जाची मूर्ति। अप्पाजी ने कहा कि ये मध्यम दर्जे की मूर्ति है। तीसऱ्या मूर्तिवर अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला और तीसरी जो मूर्ति थी उसके ऊपर भी अप्पाजी ने यही प्रयोग किया। त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही। उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में तार तो डाली, ना तो वो दूसरे कान से बाहर निकली, ना वो मुंह से बाहर निकली, कहीं से भी वो बाहर नहीं निकली। अप्पाजी ने कहा ये उत्कृष्ट मूर्ति है। अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले। इस तरह से अप्पाजी ने कलिंग राजा को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। आपण मागवलेल्या मूर्तींपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ति। मैंने 3 मूर्तियां मंगाई थी, एक के कान में डाली तो मुंह से निकली, वो निकृष्ट मूर्ति हो गई। एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो। एक कान से यदि तार डालते और मुंह से बाहर निकलती है तो इसका मतलब क्या है, इस मूर्ति का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब क्या है कि एकाध इंसान अफवाह फैलाता है, जो नहीं है उसको अफवाह कहते हैं, अफवाह फैलाता है और वो क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में बिल्कुल सोचता समझता नहीं है और दूसरों को जो है बताता रहता है, तो वह समाज के हित के लिए नहीं होता है, उसमें समाज का कोई हित नहीं होता और
उस मूर्ति का यही अर्थ होता है, मतलब उसी इंसान का यही होता आहे की निकृष्ट होते ऐसे लोक. दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. दूसरी मूर्ति के कान में से तार डाली थी एक तो दूसरे कान में से बाहर निकली थी. ये मध्यम प्रती की मूर्ति थी. इसका मतलब है एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली. इसका मतलब यह है कि एक कान से कोई अफवाह सुनी और दूसरे कान से उसको छोड़ दी तो समाज के ये भी हित में नहीं होता है, ना तो नुकसान होता है, ना हित होता है ना नुकसान होता है. यह मूर्ति जो है दूसरे दर्जे की है, मतलब मध्यम दर्जे की है. तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथे चढून राहिली. तीसरी मूर्ति के कान में जो तार डाली वो वहाँ ही अटक के रही. अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही तो माणूस उत्तम. हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होय. इसका मतलब क्या है कि जो इंसान बातें सुन लेता है वो दूसरे को नहीं बताता है क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में पहले सोचता है और पुरावे के साथ, प्रूफ के साथ वह जो है उसका अभ्यास करता है कि मैंने जो सुना है वो सच है या नहीं है. प्रूफ देखता है फिर भी वो किसी को नहीं बताता. वह इंसान जो होता है उत्तम प्रति का होता है. कलिंगच्या राजाला अप्पाजीचे उत्तर मिळाली. इस तरह से कलिंग के राजा को अप्पाजी का उत्तर मिला. अप्पाजींनी तीनही मूर्तींचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. तीनों भी मूर्तियों का दर्जा राजा को बताया. अप्पाजी ने तो राजा बड़ा संतुष्ट हो गया, खुश हो गया. त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले और फिर ये कलिंग के राजा ने अप्पाजी और कृष्णदेवराय जो है विजयनगर के राजा, इन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन किया. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस कथा से, कहानी से ये सीख मिलती है कि हमने कभी भी कोई बात जो है बिना मतलब के यहाँ से वहाँ नहीं करनी चाहिए. अफवाह बिना मतलब की कोई फैलानी नहीं चाहिए. हमारे आँखों से देखना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए. एक कान से सुनते हैं, है ना, और हम दूसरों के पास चले जाते हैं उसको कुछ बताने की चुगली लगाते हैं ना, तो ये कोई हित का काम नहीं होता. समाज हित जिसमें है वही कार्य करना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए जो समाज के हित का हो, अपने हित का हो, किसी को परेशानी ना हो, समस्या ना हो, कोई अपनी वजह से परेशान ना हो, ये सोचना चाहिए. और इस तरह से कोई भी गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए और अब होशियार बनना चाहिए. अप्पाजी जैसे किस तरह से उन्होंने ताजी गोभी भेजी. अपना जो भगवान ने दिमाग दिया उसको अच्छी रास्ते पर चलाना है, इस्तेमाल करना है. तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आप लोगों के ध्यान में आया होगा. अब मैं इस पाठ के प्रस्तावना, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी. और प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले पाठ में. बाय बेटा.